कुछ भी कर लीजिए, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी बिजनेस को क्विट करने के बारे में। ये स्टोरी बताने का मेरा सिर्फ यही मतलब था कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, पति पत्नी के संबंधों में बहुत तनाव आ जाता है, कभी कभी फटाफटी भी हो जाता है। इसका मतलब क्या है, रात में फिर दोस्ती हो गया, फिर खाए, पवन जी को एक दिन खाना नहीं खिलाएंगे, तो लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर दोस्ती। ये बिजनेस नहीं वही है, ये पाक साफ बिजनेस, इसलिए कभी भी छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो मेरा ये स्टोरी बताने का यही तात्पर्य है। आइए दोस्तों, अब हम थोड़ा बात करें इस बिजनेस को। अब हम लोग 2022 में प्रवेश करने जा रहे हैं, कैसे बड़ा करें, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस बिजनेस में आया है वह अपने उम्मीदों के बल पर आया, उसको इस बिजनेस से कुछ उम्मीदें हैं, सपने हैं, वो कुछ अचीव करना चाहता है, और बहुत सारे लोगों ने अचीव भी किया और सब लोग अचीव करें। तो हम लोग कैसे ग्रो करें इस कोरोना के बाद दुनिया में, इस देश में और इस राज्य में भी, इस एमवे बिजनेस में बहुत सारे परिवर्तन आए, उसको हम लोग बोलते हैं पैराडायमेटिक चेंज, रूप निदर्शन, कुछ परसेप्शन में चेंजेस। वो कौन से चेंजेस हैं, कुछ सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। देखिए आई होप कि ये स्लाइड्स आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। अजय जी बताइए तो। बिल्कुल क्लियर है भैया। देखिए अब यहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं। ये बिजनेस क्या है? तो ये बिजनेस कुछ नहीं, दिस इज अ जर्नी फ्रॉम होप टू फेथ। मैंने बताया था इस बिजनेस में आप होप से आते हैं, आशा से, उम्मीद से। आपको किसी ने प्लान दिखाया, आपको उम्मीद जगी और आप ज्वाइन कर। अतः आपको एमवे बिजनेस की शुरुआत की कहानी जरूर जाननी चाहिए। ये बिजनेस का सिद्धांत, इसके बारे में मैंने अभी चर्चा की, फैमिली, फ्रीडम, होप और रिवार्ड। एंट्री होप से हो, लेकिन जैसे ही होप बहुत टेम्पोररी चीज होता है, आशा बहुत दिन नहीं चलती है। किसी को अब देखिएगा ना, बहुत दिन बचवा के 1 दिन 2 दिन 5 दिन ठगिए, वह बिगड़ जाएगा, बहुत दिन नहीं ठहराता। तो एंट्री से आप, एंट्री होप से हो गया, लेकिन उसको तुरंत नॉलेज दीजिए। जब उसको नॉलेज दीजिएगा ना, तो उसका होप जो है ना, वो बिलीफ यानी विश्वास में बदलने लगेगा, और जब विश्वास में बदलेगा तो काम शुरू कीजिए, और जब काम शुरू कीजिएगा तो ग्रोथ होगा, और जब ग्रोथ होगा तो अब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। जब प्रॉफिटेबल होगा तो आप और एक्शन लीजिएगा, बड़ा ग्रोथ होगा, और जब बड़ा ग्रोथ होने लगेगा तो आपको फेथ हो जाएगा इस बिजनेस। फेथ का मतलब होता है आस्था, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। विश्वास और आस्था में अंतर है। विश्वास को सबूत की जरूरत है, आस्था को सबूत की जरूरत नहीं है। भगवान में आस्था है, किसी ने नहीं देखा, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आस्था है। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में आस्था को लेकर के जाते हैं, आस्था को सबूत की जरूरत है। जिस दिन इस बिजनेस में आपको आस्था हो जाएगी, जिस दिन आपको अपलाइन पर आस्था हो जाएगा, आप इस बिजनेस में बड़ा सक्सेस, बिगर सक्सेस। इसीलिए एंट्री के तुरंत बाद एडीएस की अच्छी और सच्ची शुरुआत होनी चाहिए। याद रखिए, जब किसी को आपने ज्वाइन कराया, उसकी अच्छी और सच्ची शुरुआत अगर आपने करा दी तो फिर बदल जाएगा। अगर अच्छी और सच्ची शुरुआत नहीं कराइएगा तो फिर वही उसका जो आशा था, होप था, वो धीरे 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 धूमिल हो जाएगा और धीरे धीरे। इसलिए इस बिजनेस में 3 स्किल की जरूरत है। पहला है पीपल स्किल। अच्छी और सच्ची शुरुआत के लिए कुछ बने हुए हैं टिप्स, हम लोग उसको लगातार बताते रहे, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल स्किल। पीपल स्किल सीखना, हमने कई बार इस पर सेशन भी लिया है। पीपल स्किल का मतलब कॉमन सेंस है, अच्छे से बात करना, कुछ बेसिक चीजें मैं कई बार बात करते हैं, उसको दोहराऊंगा नहीं। पीपल स्किल में 1-2 चीज जरूर याद रखना चाहिए। सुनिए ज्यादा, बोलिए कम, उसकी दिल से प्रशंसा कीजिए, मुस्कुराइए, मन में कोई दुर्भावना नहीं लाइए किसी के प्रति। पीपल स्किल है। प्रोडक्ट स्किल के बारे में आपको जानना है, प्रोडक्ट के बारे में जानिए। और ऑपरेशनल स्किल,
अच्छी और सच्ची शुरुआत कराने गए, वो बोला कि इसको पीसी बना दिया ना, आपको आइए नहीं रहा। ऑपरेशनल स्किल, और ये सब कैसे सीखिएगा? तो ट्रेनिंग से, रीडिंग से, और आप लगातार जो कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा, उससे आप सीखेंगे। आइए इस बिजनेस के कुछ सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, जिस पर मैं एक्चुअली बात करना चाहता हूँ। दो पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज कर दिया है, कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं लगता, ऐसे ही हैंड रेज कर दिया। देखिए, कुछ सिद्धांतों की चर्चा होगी। क्या है वो सिद्धांत, इसको समझिए ध्यान। देखिए, अर्थ बिजनेस में आगे जाने के लिए हम लोगों को कुछ सिद्धांत को याद रखना है। पहला, फोकस आमदनी पर कीजिए, फोकस ऑन इनकम। जब इनकम पर फोकस कीजिएगा तो आपका स्ट्रक्चर, आपका वॉल्यूम और आपका पिन स्वतः आ जाएगा। सामान्यतः हम लोग यही गलती करते हैं। हम लोग किस पर फोकस करते हैं? तो हम लोग फोकस करते हैं पिन पर। इस मंथ का क्या गोल है? तो 12%। इस मंथ का ठीक है 12% का गोल है, लेकिन पैसा कितना आएगा, इस पर फोकस कीजिए। क्योंकि इस बिजनेस में शुरुआती दौर में किसी को टिकाने के लिए उसके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो फोकस ऑन इनकम, द स्ट्रक्चर, वॉल्यूम एंड पिन विल ऑटोमेटिकली कम। दूसरा सिद्धांत ये याद रखना है कि सभी व्यक्ति एडीएस नहीं बनेगा भाई, उस चक्कर में नहीं रहना है। लेकिन हाँ, हर व्यक्ति, सॉरी एडीआर लिख दिए, हर व्यक्ति कस्टमर बन सकता है। एडीआर को आप कस्टमर समझिए। अतः कस्टमर की संख्या बढ़ाने पर फोकस करने की कोशिश करें। हम लोग कई बार इस पर चर्चा की है। हम लोगों ने बांका में, गया में, भागलपुर में भी इस पर सेमिनार किया था, ट्रेनिंग किया था। अब आप सोच कर देखिए, कोई लेडी साड़ी लेने गई, दुकानदार बोला कि क्या साड़ी लीजिएगा, साड़ी की दुकानें खोल लीजिए। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं? किसी को एक डेली चाहिए, जैसी वो डेली मांगा तो छोड़िए ना, आपको ज्वाइन करा देंगे। अरे भाई, हम लोग डेली लेगा और आपका बिजनेस करेगा, तो कस्टमर भी नहीं रहा और बिजनेस को करेगा। तो इस सिद्धांत को याद रखना है। सबको फोकस नहीं करना है कि सब लोग को एडीएस ही बना देंगे, लेकिन हाँ, कस्टमर सबको। तीसरा सिद्धांत, महीने की शुरुआत 2 या 3 तारीख को बड़ी क्लोजिंग से करें। आपने खुद देखा है, लीडर्स लोग इसको समझ भी रहे हैं। अगर आपने 2-3 तारीख को बड़ी क्लोजिंग कर दी, और ये क्लोजिंग कितनी होनी चाहिए? आपके लक्ष्य का 30 से 35%। यदि आपका लक्ष्य 10,000 है तो 2 से 3 तारीख तक आपका 3500 की भी हो सकती है। अगर आपका लक्ष्य 4,000 है तो 30% उस हिसाब से जोड़ लीजिए, लगभग 1,000 से 1,200 की भी आपका फर्स्ट वीक में हो सकती है। पांचवा सिद्धांत, पहले दिन ही गोल की सेटिंग हो जानी चाहिए और लीडर को अपलाइन के पास स्वयं जाना चाहिए। अब गोल सेटिंग है, अपलाइन बुला रहा है, थोड़ा गोल सेट कर सकते। फिजिकल करिए, डिजिटल करिए, जैसे करिए, लेकिन 1 तारीख को आपका लक्ष्य तय हो जाना चाहिए। हम अभी भी 1 तारीख को प्रियंका जी से बात करके अपना लक्ष्य तय करते। तो क्या आप अपना लक्ष्य तय करते हैं? जिसके भी जो ग्रोइंग अपलाइन है या मेंटोर है या एटलीस्ट गोल सेटिंग बेसिकली प्लेटिनम से नीचे नहीं करना चाहिए, तो आप उसको करें। और छठा, लक्ष्य को व्यवहारिक रखिए। व्यवहारिक लक्ष्य का क्या मतलब? आप अभी ज्वाइन किए, 3 आदमी आपके ग्रुप में है, इस महीने में क्या लक्ष्य है? सर, इस महीने हम 10,000 जाए, नहीं जा सकते हैं ना, व्यवहारिक लक्ष्य नहीं है। और कैलेंडर बुकिंग ही आपके लक्ष्य के पास है। कैलेंडर बुकिंग, कितना दिन आप प्लान कर रहे हैं? आई होप कि क्लियर। इस सिद्धांत को याद रखें, हर कोई को एडीएस नहीं बनाना, लेकिन हर कोई को कस्टमर जरूर बनाना। ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका पर्सनल वॉल्यूम बढ़ेगा और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा चला जाएगा। इन चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया। आई होप इसको बहुत बता देंगे। एक चीज यहाँ पर आपको ऐड कर देते हैं। हम लोगों ने बोध गया और भागलपुर में इसका एक सेशन भी किया। हम लोग को क्वालिफाई करा लेना चाहिए, किसको प्लान दिखाए। एक दिन हम होगा तो हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। लेकिन देखिए, एक 2 सिद्धांत हम लोग हमेशा बता रहे हैं। जैसे 500 बॉक्स बना लीजिए, 500 बॉक्स बना के चिपका दीजिए, और जितना डेमो आप करते जाएं
उतना बॉक्स को काटते जाइए। जिस दिन 500 बॉक्स कट जाएगा, आप इस बिजनेस में मिनिमम 10,000 की क्रॉस कर। क्वालिफाई कराने के लिए हमने बताया है कि किसी आदमी के साथ मिले तो उसको ये जरूर टटोले कि क्या इसको एक्स्ट्रा आमदनी की जरूरत है, ये चाहता है एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। अगर चाहता है तब उसको प्लान दिखाना है। हमने उसका स्केच भी बता दिया है कैसे करता है, नहीं होगा तो हम उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो उसको क्वालिफाई कराइए और उसी को प्लान दिखाइए। और प्लान 15 से 20 मिनट से ज्यादा में दिखाने की जरूरत नहीं है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े। ये इसकी चर्चा हमने कर दी। अब आइए देखिए, अब आइए इस स्लाइड पर। ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि किस लेवल पर किसको कितना कस्टमर और पर्सनल फीड होना चाहिए। देखिए, गोल जो होता है, लक्ष्य जो होता है, लक्ष्य जब हम सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं गोल सेटिंग हुआ, हाँ सर हम 12% जा रहे हैं, फलाना वाले 9% चला जाएगा, फलाना वाले 3 चला जाएगा, फलाना वाले 6। सबसे वो तो करिए ही, लेकिन सबसे पहले पर्सनल पीवी का लक्ष्य सेट। यहाँ पर देखिए हमने स्लाइड शेयर कर दिया है। आदर्श स्थिति क्या है। अगर आप 6% पर हैं तो कम से कम 3 कस्टमर आपका हो जाना चाहिए, और ये 100 पीवी रिटेल करना आपको सीख लेना चाहिए। ये 100 पीवी कंजम्पशन का नहीं है, रिटेल का है। अगर आप 9% पर हैं तो आपके पास 5 से 6 कस्टमर का बेस हो जाना चाहिए, और 150 प्लस पर्सनल पीवी आपका होना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फर्स्ट वीक का, फर्स्ट वीक में कर दिए, पूरे महीना रिटेल कर दिए। अगर आप 12% के हैं 200 पीवी से अधिक आपका रिटेलिंग होना चाहिए, और ये तभी होगा जब 6 से 8 कस्टमर। भाई अब 15% हो गए और इलीट क्लब में नहीं है, गड़बड़ है। 300 पीवी आपका होना चाहिए। 3 तारीख तक 300 पीवी किए और 10 से 15 कस्टमर आपका है। आप सोच करके देखिए ना, 15 कस्टमर आप 2,000 रुपया का भी बंडल बना के दे दीजिएगा ना, छोड़िए ना न्यूज लाइव, ब्रश, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, आंवला तेल, नारियल तेल, एक फेस वॉश, एक एसेट, एक बिस्ट्रॉप, एक एलओसी जोड़ ली, 2,000 रुपये। तो 15 दूनी 30, 300 पीवी हो गए। तो क्या ये हम करते हैं? हम लोग जब बिजनेस शुरुआत करते हैं, आप इसको ऐसे समझिए, हम लोगों ने एक दुकान खोला, ट्रेडिशनल। हम लोग क्या करते हैं, कार्ड छपवाते हैं, बंटवाते हैं। जो लोग आते हैं उनको क्या बोलते हैं, साहब हमने एक दुकान खोला है, कपड़े का दुकान या एफएमसीजी का दुकान, आपको जरूरत होगा तो हमसे लीजिए, हम कुछ डिस्काउंट भी कर देंगे। तो आप भी तो यह बिजनेस खोले हैं, तो क्या आपने वैसे बात किया है? नहीं, इसलिए नहीं होता है। तो 15% के आदमी अगर 10 से 15 कस्टमर नहीं है तो बनाइए, और ये 300 पीवी इलीट क्लब में घुसिए। 2,000, 3,000 का बंडल बना। 18% है 300 या उससे अधिक। सिल्वर हो गए 350 की रिटेल कीजिए, 20 कस्टमर हो गए। फोकस कीजिए कस्टमर, डेमो करिए उसको कस्टमर। गोल्ड 300, 350, 20 कस्टमर। भैया प्लेटिनम हो गए हैं, आपको 500 की भी करना चाहिए, आदर्श स्थिति है। और ये तभी होगा जब 25 को कस्टमर होगा। 25 नहीं 50, 2,000 का सामान 2 तारीख 3 तारीख को 25 घर में अगर आप पहुंचा दिए तो आपका 500 भी हो गए। और फाउंडर्स प्लेटिनम लोग कर भी रहे हैं। आई होप में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने फाउंडर्स प्लेटिनम सब इससे ही में, पूनम जी का 1,000-1,200 हो जाता है, अजय जी का भी 1,200-1,500, अलग जी का भी वही हो जाता है, सुनिंदर का हो जाता है, प्रदीप का हो जाता है। जितने भी फाउंडर्स प्लेटिनम है, दे आर डूइंग इट। तो जो फाउंडर्स प्लेटिनम है उनको 500 से 1,000, और उनके ग्रुप में 30 से 40 कस्टमर का उनके पास। अगले स्लाइड पर मैंने ये इसकी चर्चा कर दी है कि पर्सनल, सबसे पहले निजी लक्ष्य यानी पर्सनल गोल के वॉल्यूम का लक्ष्य तय होना चाहिए। अब आइए
एक और चीज देख लीजिए, ये थोड़ा सामने बनाए, आप लोग को मदद मिलेगा, ये शेयर भी कर देंगे। ये क्या है देखिए, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए कंफ्यूजन हम हमेशा क्लियर करते रहे। ये रहता है कि शायद हम किस टीम पर हैं तो हमारा कितना मिनिमम लेग होना चाहिए, कितना मैक्सिमम। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। 15% पर चले गए, 2 ही लेग है, पैसा आपको आएगा नहीं तो आप क्लाइंट को बोलिएगा। इधर आप बोले थे कि 15% पर 40,000 आता है, आपको 30,000 है। ये एक आदर्श स्थिति है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। 6% तक जाते जाते आदमी का 3 लेग हो जाना चाहिए, 4 हो जाए तो बहुत अच्छा। 3 लेग है, इन 3% किया, 200 630 हो गया, आदर्श स्थिति है, 130 रिटेल कर दिया। 9% पर है, 4 लेग बना, 5 बना दीजिए, बहुत अच्छा। बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाइए। 15% है, 15% हो गया और 6 लेग नहीं है, चिंता की बात, पैसे नहीं आएगा। 18% है, 15 पर नहीं हुआ, 18% सिल्वर जाते जाते तो पक्का हो जाए 6 से 7 लेग। गोल्ड हो गए 1 लेग और 7 लेग। प्लेटिनम हो गए हैं तो 6 से 7 बढ़िया से वर्किंग लेग हो, 8 लेग हो गया तो बहुत उत्तम। एमरल्ड जाते जाते आपका कम से कम 9 लेग हो जाना चाहिए। सो ये एक मोटे तौर पर हमने चर्चा की। एटलीस्ट 35 ये कस्टमर्स का काफी गलती हो गया, ठीक है। तो एमरल्ड पर 9 लेग। अब हमने चर्चा की थी, इसके बाद फिर हम बात करेंगे। देखिए, डू बेसिक्स बाय योर ओन, अपने से बेसिक शुरुआत कीजिए। ये 4 काम है भैया, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। पहला काम, रोज 1 या 2 नए आदमी से मिलिए और उसका नाम अपने लिस्ट में ऐड करिए। ये नहीं कीजिएगा, लिस्ट का अकाल हो जाएगा। राह चल, अभी लोग बोलते हैं सर इलेक्शन में है सर, काउंटिंग, अरे तू आदमी है कि भीड़े है भाई। तो लेकिन कह रहे थे मुकेश जी कि सर हमको तो जब जब इलेक्शन ड्यूटी पड़ता हम बड़ा खुश होते हैं। काहे? बोला 10 आदमी में जाता है तो 100 पीपल वहीं रिटेल कर देते हैं, 5 आदमी का लिस्ट ले लेते हैं। तो वेदर यू आर डूइंग दिस और नॉट। दूसरा काम, संपर्क और आमंत्रण के लिए पीपुल, बेसिकली पीपुल स्किल का कमाल है, कमल लिखा गया कमाल। और हर मीटिंग से पहले इसको उत्साह से करना चाहिए। जैसे संडे की ओपन मीटिंग, जैसे टीम मीटिंग है 5 तारीख, तो क्या आप उत्साह से लोगों को हम संपर्क और आमंत्रण कर रहे हैं, और उसके बाद 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का प्लान और डेमो, इसको जल्दी से खत्म करना। 20 मिनट होते होते प्लान और डेमो फटाफट खत्म कर देना। और चौथा काम, फॉलोअप और अच्छी और सच्ची शुरुआत। क्या आप खुद इसे 5 दिन करते हैं सप्ताह में? यही 4 बेसिक्स है। रोज 1 से 2 आदमी का नाम जोड़ना, आमंत्रण में उत्साह का सम्मिश्रण करना, 15 से 20 मिनट का डेमो करना और अच्छी और सच्ची शुरुआत उसकी करना। अब यहाँ पर हम स्लाइड को हटाते हैं और आपसे थोड़ा बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम कुछ चीज पर बात करना चाह रहे थे। देखिए, अभी तक जिन चीजों की चर्चा हमने की वो सब अपने आप में अद्भुत है, लाजवाब है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि 2-2, 3-3 इश्यूज आता है। हम देखते हैं कि इस बिजनेस में कुछ कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी, जब आप इस बिजनेस में आइएगा तो सबसे पहले आपको दिमाग में सबसे पहले आएगा कि साहब देखिए ना, अभी बड़ी प्रॉब्लम चल रहा है। किसी से बात करिएगा ना, अभी प्रॉब्लम चल रहा है, आपको प्रॉब्लम के बारे में हम बता। प्रॉब्लम के बारे में एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा है, और इतनी अच्छी बात उन्होंने लिखी है, कहा कि जो प्रॉब्लम है ना, यह अपने आप में एक अवसर है। देखिए, कहता है कि देयर आर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या का 6 सिद्धांत है। अगर उस 6 सिद्धांत को आप जान जाइएगा तो समस्या आपके लिए मजा का विषय होगा। नहीं तो बोलता है गांव में कि अरे भाई देखिए ना, 4 गो शादी है,
तो ये 4 गो शादी किसी के लिए समस्या है? अरे भाई शादी हो रहा है लेकिन मजदूरी नहीं मिलेगा खेत में जाने का, लेकिन जो भोज खाने वाला है वो, उसको तो मजा है कि महीना में 4 गो शादी है तो 4 गो भोज होगा, तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा अगर इस 6 सिद्धांत को आप जाने। देखिए क्या है 6 सिद्धांत। प्रॉब्लम कहता है, और इसको एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा है, इस पर पढ़ाई होती है, इस पर तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होती है। पहला, हर एक इंसान के पास समस्याएं होती है। पहला सिद्धांत, अगर आपके पास कोई समस्या नहीं है तो इसका मतलब आप इंसान नहीं, कुछ और है, भगवान हो गए, तब तो बातें अलग है। तो फिर हम लोग प्रणाम पाते आपको करें। इंसान है तो प्रॉब्लम, एवरी ह्यूमन हैज ए प्रॉब्लम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब उपदेश दिया और अर्जुन को बताया, भगवान तो इनफैक्ट एक बार बर्बरिक से किसी ने पूछा कि महाभारत में जो युद्ध हो रहा था तो उसमें सबसे बड़ा योद्धा कौन था, जिसने सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया? बोला सबसे बड़ा तो योद्धा अर्जुन था। बोला नहीं, सबसे बड़े योद्धा तो भगवान कृष्ण थे, क्योंकि सबको तो वही मार रहे। तो भाई सबको वही मारिए रहे थे, एक ही दिन में ही कहानी खत्म है। नहीं, वो ये बताना चाह रहे थे कि अगर इंसान है तो समस्या है, और वो इंसान बन करके इस धरती पर आए और एक एक क्षण उन्होंने जिया। इसलिए पहला सिद्धांत ये कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ए प्रॉब्लम। दूसरा सिद्धांत, एवरी प्रॉब्लम होल्ड्स पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज। हर एक समस्या अपने साथ सकारात्मक संभावनाओं का अवसर रखता है। अब जैसे देखिए, ये कोरोना हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन इसने पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज भी लाई। हम लोग जूम पर, अब सोच करके देखिए ना, 200 आदमी करीब हम लोग इस मीटिंग में, 250 आदमी बैठे और एक लैपटॉप लिए हुए हैं और उस लैपटॉप से लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। अब सोच करके देखिए, अगर मुकदमा है तो यह मुकदमा क्लाइंट के लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन वकील के लिए तो पॉसिबिलिटी हो गया ना जी। आप बीमार पड़ गए तो आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए तो पॉसिबिलिटी है, उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। किसी को जीवन से डर है तो इंश्योरेंस करा रहा है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट के लिए तो पॉसिबिलिटी है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किसी घर में दवाई की जरूरत है तो उसके लिए तो समस्या है, लेकिन दवाई के दुकानदार बच्चू जी के हाथ पहुंचेगा तो जाएगा बिक्री। इट्स पॉसिबिलिटी फॉर यू। तो हर एक प्रॉब्लम का 2 फैसेट होता है, ये अपने साथ संभावनाओं को लेकर के। तीसरा सिद्धांत, हर एक समस्या का एक उम्र होता है। एकदम चिंता नहीं कीजिए। बहुत लोग बोलेगा ना शुरू होगा, सर बड़ी समस्या, कौन के क्या बड़ी प्रॉब्लम है सर, क्या हुआ? इलेक्शन है, फिर इलेक्शन, बड़ी प्रॉब्लम है सर, इलेक्शन खत्म हो गया। हाँ, सब प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रॉब्लम। जब वो सिनेमा देखे थे ना, डोंट वरी बी हैप्पी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। एवरी प्रॉब्लम इज अ लाइफ स्पैन। हर एक समस्या का एक जीवन होता है। कोरोना भी नीचे गया, इसका भी जीवन। अगर आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में कुछ चुनौती हो सकता है, आपको लग रहा है देखिए सर प्लान दिखाते हैं ज्वाइन का, लेकिन ज्वाइन करता है लोग सीरियस नहीं, सीरियस होता है तो फिर डाउन हो जाता है। ये अगर आपको लग रहा है कि इसका भी एक उम्र है, जैसे चाय की पानी को केतली में डाल के आप खौलाते हैं, जब तक वो 100 डिग्री नहीं होगा खोलेगा। 99 पर पहुंच गए, आप बोल रहे देखिए सर इतना खौला रहे, खोलिए ना रहा। अरे भैया 100 पर पहुंचेगा कि खोले, तो 100 पर पहुंचने तो दीजिए। आपके बिजनेस में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी एक लाइफ स्पैन है, 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये बना दिया ईश्वर ने, खुदा ने ये बनाया है कि हर समस्या का एक जीवन होता है। इट इज एवरी प्रॉब्लम है लाइफ स्पैन। चौथा सिद्धांत समस्या का कहता है कि प्रत्येक समस्या आपको बदल देगा। एवरी प्रॉब्लम विल चेंज यू। आप सोचिए ना, अगर कोरोना नहीं आता
आप डिजिटल नहीं होते। रांची में एमवे ऑफिस नहीं बंद होता तो आप वेब ऑर्डर नहीं करते। अगर 3PC रूल नहीं आता तो आप कस्टमर नहीं बनाते। आज हम कस्टमर बनाने की बात नहीं करते। एवरी प्रॉब्लम विल चेंज यू। हर चुनौती आपको बदल देगा, तो आप उसको बदलने के लिए तैयार हो। आप देखिएगा ना, कोसी के निकट, गंगा के निकट दियारा में रहने वाला आदमी सबको तैरने आता है। पूछ लीजिए अलख जी को तैरने आता होगा। गंगा किनारे देखिए नीरज जी से लेके छविकांत जी को लेके वो सबको तैरने आता होगा। मुंगेर के किनारे जो रहता सब तैराक रहता है। काहे? तो प्रॉब्लम है ना नदी, तो वो चेंज कर दिया उसको तैरना सिखा। ट्रेन के स्टेशन के अगल बगल में रहने वाला आदमी, उसको ट्रेन का टाइमिंग याद हो जाता है। इट विल चेंज यू, उसी हिसाब से काम करता है। एवरी प्रॉब्लम विल चेंज यू। पांचवा सिद्धांत कहता है यू कैन चूज व्हाट योर प्रॉब्लम विल डू टू यू। आपकी समस्या आपके साथ क्या करने वाली है, ये समस्या निर्णय नहीं लेता है, इसका निर्णय आप लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई चुनौती आया है तो ये आप भी तय करिएगा कि वो चुनौती आपके साथ क्या है, अच्छा करेगा कि खराब। जैसे मान लीजिए कि आप इस बिजनेस के मुतालिक समझिए कि आप लोगों को प्लान दिखाना नहीं ज्वाइन कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं ज्वाइन कर रहा है, ऐसा लगता है हमसे नहीं हो, तो यही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा, थोड़ा प्लान को ठीक करें और अच्छे लोगों को प्लान दिखाए और ज्यादा प्लान दिखाए, तो ज्यादा प्लान दिखाएगा तो ज्यादा लोग आए। यानी वह समस्या आपके ऊपर कौन सा प्रतिफल डालेगा, वो आपको कैसे अफेक्ट करेगा, इसका निर्णय आप ही लीजिए। अगर आपने निर्णय ले लिया कि समस्या को हरा के आगे बढ़ेंगे, आप उसको हरा के आगे बढ़िए। यदि निर्णय ले लिया कि समस्या आपको हरा देगा तो आपको हरा देगा। और छठा और अंतिम प्रिंसिपल है, कहता है कि व्हेन यू कंट्रोल योर रिएक्शन टू द सीमिंगली अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, देन इन फैक्ट यू डू कंट्रोल। कहता है कि आप समस्याओं के, आप इसको ऐसे समझिए, छोड़िए ऐसे समझिए। इंसान को अगर तैरना हो नदी में तो पानी को ऊपर तैरता है। इंसान को जब पतंग उड़ाना होता है तो हवाओं के रुख की तरफ वो पतंग को बढ़ा देता है। गाड़ी की स्पीड बढ़ानी हो तो गाड़ी का नोक को पतला कर दिया जाता है, हवा को चीर के निकल जाए। इसका मतलब छठा सिद्धांत कहता है कि जो समस्याएं हैं उसको कंट्रोल करने का आपका एटीट्यूड कैसा है, यही आपको डिसाइड करें। अब जैसे फर्ज कीजिए कि नवंबर महीने में छठ होता है, दिवाली होता है, दशहरा भी होता है। अब हालांकि हम लोग इस बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं, सब प्रॉब्लम निगेटिव है, लेकिन फिर भी हम ये डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। अब ये आप पहले ही से डिसाइड कर लीजिए, सर छठ दिवाली दशहरा हो गया, एकरा मतलब नहीं होगा। इसका मतलब आप उस प्रॉब्लम के कंट्रोल में चले गए। लेकिन अगर आपने ये कर लिया कि शायद तो दिवाली दशहरा गिफ्ट का समय है, सर हम गिफ्टे दे देंगे। शादी का समय है, 500 रुपया का लिफाफा नहीं थमा के 500 रुपया का प्रोडक्ट उसको गिफ्ट में देते हैं, तो मेरा रिटेलिंग भी होगा। आप सिचुएशन को कैसे लेते हैं ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। इसलिए जब कभी भी समस्या आता है ना, आप हमेशा से उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक चीज आपके साथ और हम बात करना चाहते हैं, जैसे ही आप इस बिजनेस में किसी को स्पॉन्सर करते हैं, मान लीजिए कि अलख जी ने नीरज जी को स्पॉन्सर किया, नीरज जी ने छविकांत को स्पॉन्सर कर दिया, सुरेंद्र जी ने कृष्णराम जी को किया, कृष्णराम जी गुलशन को कर दिया, गुलशन जी किसी और को कर दिया, पूनम जी ने सतीश को किया, सतीश ने किसी और कर दिया, रंजीता ने किसी और को कर दिया। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब यहाँ पर नेतृत्व अच्छा और स्टेबल बिजनेस अच्छा करने के लिए एक शब्द याद रखिए, और उस शब्द का नाम है डेप्थ ड्राइव, नीचे उतर के काम करना। इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विगत 1-2 वर्षों से जो जितने नए साथी आए हैं उनको इस शब्द से पाला ही नहीं पड़ा। अब देखिए टेक्निकली, जैसे मान लीजिए कि मधुरेंद्र ने किसी को स्पॉन्सर कर दिया, अजय ने किसी को स्पॉन्सर कर दिया,
राजीव जी, और वो किसी को स्पॉन्सर कर दिया, तो टेक्निकली वो उसका अपलाइन है। अब सामान्यतः हम लोग को यह समझ में आता है कि भाई उसका अपलाइन में काम करेगा। बच्चू जी सोच रहे हैं कि भाई पवन जी को ज्वाइन करा है तो वही अपना उसके नीचे काम करे, लेकिन क्या बच्चू जी नीचे उतर के एकदम नीचे उतर के काम करते हैं? इसको बोलता है डेप्थ ड्राइव। डेप्थ ड्राइव का एक एग्जाम्पल जरा बढ़िया से सुन लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस बिजनेस में डेप्थ ड्राइव करना सीख लिया उसका बिजनेस बहुत शानदार होगा और बहुत स्टेबल होगा। और ये डेप्थ ड्राइव 6% वाले को भी आना चाहिए, 9% वाले को भी आना चाहिए, 12% वाले को आना चाहिए। जितना जल्दी ये डेप्थ ड्राइव आप सीख लीजिएगा उतना ही जल्दी आपका। और अगर आपने डेप्थ ड्राइव नहीं सीखा तो वो कड़ी टूट जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि प्रभु राम जी ने एक्स को स्पॉन्सर किया, एक्स ने वाई को किया, वाई ने जेड को किया, जेड ने ए को किया, और इन्होंने छोड़ दिया कि वाई का दायित्व है जेड के साथ काम करना, और वाई निकल गया, छोड़ दिया बिजनेस, या डोरमेंट हो गया। तो अब जेड और आपके बीच की कड़ी तो टूट गया, अब आप छोड़ दिए, अब धीरे धीरे वो कड़ी टूट जाए, वो चेन जो है ना वो बिखर जाए, तार ही टूट जाए। और इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धांत है, जैसे तार टूटता है ना तो वहां बहुत आग पैदा होता है और वो कम्युनिकेशन टूट जाता है। डेप्थ ड्राइव जो सीख गया उसका बिजनेस कभी भी नहीं हिलेगा। क्यों हम नीचे उतर के बात करते हैं? क्यों आपको नीचे उतर करके बात करना चाहिए? आपको एक एग्जांपल देते हैं डेप्थ ड्राइव का। आप इसको ऐसे समझिए, इस सिद्धांत को बढ़िया से समझिए। देखिए, डेप्थ ड्राइव खाली एमवे बिजनेस में ही नहीं होता है, पॉलिटिक्स में भी होता है, घर में भी होता है, संगीत में भी होता है। एक बार लता मंगेशकर का एक प्रोग्राम हो रहा था, इसको ध्यान से सुनिए। लता मंगेशकर सितार बहुत बढ़िया बजाती, या और बहुत सारे लोग सितार। तो सितार में 2 तार होता है, ध्यान से सुनिएगा, डेप्थ ड्राइव इसका मतलब आप समझ जाइएगा इस एग्जाम्पल। सितार में 2 तार होते हैं, एक मेन तार होता है जिसको मोटा तार मेन कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड का मतलब तार होता है, और उस मेन कॉर्ड के नीचे एक पतला तार होता है, उसको बोला जाता है सिंपैथेटिक रिंग, वो एकदम पतला होता है। तो जो सितार वादक होता है वो मुख्य उंगली, ये जो मेन 3 उंगली है उससे मोटका तरवा को हिलाता है, और ये जो कानी उंगलियां है इससे नीचे वाला जो तरवा है सिंपैथेटिक स्टिक उसको बीच बीच में हिलाता है। तो जो नीचे वाला तार है ना बड़ा मधुर आवाज करता है, पतला तार होता बड़ा मधुर आवाज करता है। सामान्यतः सब लोग ऐसे ही करते हैं कि मेन उंगली से मोटा तार को हिलाए और कानी उंगलियां से उसको बीच बीच में हिलाए। लेकिन जो सितार वादक निपुण हो जाता है, जो सितार वादक अद्भुत सितार बजाता है, ध्यान से सुनिएगा, वो मेन उंगली से मेन तार को बजाते बजाते इतना निपुण हो जाता है कि उसके प्रभाव से जो पतला वाला तार है बगैर कानी उंगली सटाए हुए बज उठता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको पैशन से काम करते हुए देख, आप इतना पैशनेट होकर के काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके नीचे के नीचे के नीचे के सबसे नीचे वाला जो एडीएस है वो आपके वर्क इथिक्स से इतना प्रभावित हो गया, इतना उद्वेलित हो गया, इतना संवेदनशील हो गया कि वो अपने काम कर। इसी को बोलते हैं आदर्श स्थिति है डेप्थ ड्राइव। प्रेमवत जी के यहाँ हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि 9वें लेग के साथ काम कर रहे हैं, 10वें लेग के साथ बात कर रहे हैं, किसी को प्लान दिखाने सिखा रहे हैं। हम तो वहां बैठे रहते हैं, उन्होंने हमको छुआ भी नहीं, उन्होंने हमसे बात भी नहीं किया, लेकिन उनके उस वर्क इथिक्स को देख करके हम उद्वेलित हो जाते हैं कि बाप रे बाप, ये डबल डायमंड आदमी अपने 12वें लेग में 3% के एक आदमी को प्लान दिखाना सिखा रहा है और हम यहाँ भाषण दे रहे हैं। और वहां से हम उठते हैं और आकर के हम भी अपने नीचे काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड बेस्ट वे ऑफ डेप्थ ड्राइव। यह स्पष्ट हुआ? तो क्या ये कला हम सीखे? क्या हम अपने वर्क इथिक्स से, क्या हम अपने मेहनत से, क्या हम इतना मेहनत करते हैं कि नीचे वाले को इंस्पायर करते हैं? अगर सतीश बोध गया में काम कर रहा है,
अगर प्राणवेश जी मुजफ्फरपुर में एक लेख के साथ काम कर रहे हैं तो क्या उनका काम इतना झलकता है, क्या उनका काम इतना बोलता है कि उनके नीचे का व्यक्ति को शर्म आने लगता है, लाज आने लगता है? क्या पूनम जी काम करना शुरू करती हैं तो उसके नीचे कोई 3% का आदमी देखता है कि इतना बढ़िया ब्यूरोक्रेट, इतना बेस्ट लाइफ में रहते हुए भी अपने लेख के साथ बैठ करके काम करके, तो क्या वो डिलीट करता है? अगर ये करने में आप सफल हैं तो समझिए यही असली टेस्ट है। आई होप आई एम क्लियर। इस आर्ट को सबको सीखने की जरूरत है और ये तभी होगा जब आपके अपने वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग। अजय जी अगर दिन भर मेहनत कर रहे हैं तो सुरेंद्र जी को स्वयं लगेगा कि बाप रे बाप हम क्यों बैठे। गुलशन को स्वयं लग जाएगा, रुपेश जी को स्वयं लग जाएगा, पप्पू जी को स्वयं लग जाएगा। अलग जी अगर 24x7 काम कर रहे हैं, इनके नीचे एक व्यक्ति कोई आया है ना, उसको लाज लगने लगेगा, वो स्पंदन महसूस करेगा, वो वाइब्रेशन महसूस करेगा और काम करेगा। अब आइए इसके एक व्यवहारिक पक्ष को बता देते हैं। ये तो एक आदर्श है, लेकिन एक्चुअली टेस्ट ड्राइव करने का 3 स्टेज। ये 6% वाले को भी आना चाहिए। हम बिजनेस स्टार्ट किए थे और उसी दिन से हम क्यों फर्स्ट लेग में भी सिल्क जी का तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, प्रदीप का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एमरल्ड है, फिर भी हम नीचे उतर के बच्चू जी के पास जाके अरुण जी से क्यों बात करता है, निताज से क्यों बात करता है, अमित से क्यों बात करते हैं? पूनम जी का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हम अजय आनंद से क्यों बात करते हैं, हम गोविंद से क्यों बात करते हैं, हम राजेश से क्यों बात करते हैं, रंजीता से क्यों बात करते हैं, हम अमित मिश्रा जी से क्यों बात करते हैं? वाई? देखिए इसका 3 स्टेज। पहला, ध्यान पे याद रखिए, कैसे डेप्थ ड्राइव करना चाहिए। ये बता रहे हैं जितना जल्दी सीख जाए। अगर राजीव एंड पूनम को डेप्थ ड्राइव करना है, किसके नीचे डेप्थ ड्राइव करना चाहिए? पहले 3 स्टेज। पहला, आइडेंटिफाई करना, जिसके साथ नीचे उतर के काम करना है, सबके साथ आप डेप्थ ड्राइव नहीं कर सकते। तो पहला काम क्या है? आइडेंटिफाई करना। कैसे आइडेंटिफाई होगा? आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि प्राणवेश जी को के नीचे सुमन ज्वाइन किया, सुमन के नीचे प्रशांत आ गया, प्रशांत के नीचे भी कोई एक आदमी आ गया। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहला लक्षण, आप फोन करते हैं तो फोन उठा लेता है। पहला, आइडेंटिफाई करने में चार काम करना है, तो उससे पता चल जाएगा किसके नीचे हमको काम करना चाहिए। फोन करे तो उठा ले और रिस्पॉन्ड करे और रिप्लाई करे। आप कोई नीचे ज्वाइन कर लिया है, नीरज जी के नीचे 10 बजे फोन करें, फोन मैंने उठा रहा, तो उसके नीचे कपार आप ड्राइव कीजिएगा। वो तो सर्वे नहीं है, सर्वे टूटल है, तो उसको कहाँ रगड़ते रहिएगा? वो तार नहीं है, वो बिजली का तार है, छुए करंट मारे। तो जो फोन उठाता हो और रिस्पॉन्ड करता हो। नंबर 2, तो सुनने और सीखने के लिए तैयार। आप फोन किए, फोन को उठा भी लिया, जवाब भी दे दिया, आप कुछ बोलना चाह रहे, उस सब हम जानते हैं सर, एमबे बिजनेस तो हम मैंने समुच्चा चीज हमको पता है। तो बोलिएगा तो हम पढ़ा देंगे। हम नीरज जी लखीसराय में किसी को ज्वाइन करा दिए, बोले एमबे बिजनेस, तो हम जाना ही सब ऐसे 1857 में। तो इसका मतलब वो डेप्थ ड्राइव करने लायक नहीं। तो सुनने और सीखने के लिए तैयार है, वो तुरंत पता चल जाएगा। अगर पांडे जी के पास अगर चुनिंदर बैठा और पांडे जी डायरी पेन निकाल के बैठ गए तो पता चल गया कि आदमी सीखने सुनने के लिए तैयार है, साथ बैठने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ा लक्षण है भाई डेप्थ ड्राइव। जिसके साथ काम करना है उसको मच्छर नहीं काटना चाहिए। तुरंत बेचैन, बहुत आदमी बेचैन आत्मा रहता है, हम आपको एक बार चर्चा देखिए, इसको अगर समय मिलेगा तो हम बता भी देंगे। ये बहुत ये पर्सनालिटी अगर किसी का है तो उस पर बहुत रिलाय मत करिए, मच्छर काटो पर्सनालिटी। हमने एक बार चर्चा की थी, एक बहुत बड़े राइटर हैं नॉर्मन विंसेंट पील, उनकी लिखी हुई किताब है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उनका एक चैप्टर है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। फ्यूमिंग का मतलब होता है उतावलापन, फ्रेटिंग का मतलब होता है अलबलाना। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति, आप ऐसे समझिए कि हर चीज की एक गति हो, हर चीज का एक रफ्तार होता है। हवा के बहने का रफ्तार है, पानी के बहने का रफ्तार है, वृक्ष के बढ़ने का रफ्तार है, पत्तियों की सरसराहट की एक रफ्तार है, पक्षियों का उड़ने का एक रफ्तार, सबका एक रफ्तार है। अब आप सोच के देखिए ना,
समंदर अपनी रफ्तार बदल दे तो सुनामी आ जाता है। नदियां अगर रफ्तार बदल दे, सीमाओं को तोड़ देता है तो प्रलय आ जाता है। हवाएं अगर रफ्तार बदल देती है तो तूफान आ जाता है। पक्षी के सोने का अपना रफ्तार। कहता है कि प्रकृति अगर अपने रफ्तार को बदलती है तो विनाश आ जाता है। तो आप अगर अपने रफ्तार को रोज बढ़ा रहे हैं, रोज बेचैन है, रोज फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग है, यहां उठे वहां गए, वहां दौड़ रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तो आप सोचिए अपने लिए कितना विनाश है। इसलिए वैसा पर्सनालिटी जो स्थिर नहीं हो वो बहुत ही घातक होता है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए। देखिएगा आपके पास आया, बैठा 5 मिनट, चाय, अच्छा चाय पी के, अच्छा ठीक है सर चलते हैं, फिर आएंगे, थोड़ा जरूरी काम था, जरूरी काम था अला हल्का आया तो सर अलग जी हमको थोड़ा प्लान दिखाने के लिए आप जैसी पेन उठेवे की अलग, अच्छा ठीक है छोड़िए दूसरा दिन आते हैं, थोड़ा बिजी है, सारा थे। दिस इज कॉल्ड फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। ऐसा आदमी के साथ टेस्ट ड्राइविंग नहीं होता है। स्थिर से जो बैठे उसके साथ होता है। तो ये आइडेंटिफाई आप करिए, ठीक है। दूसरा स्टेप, रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप आइडेंटिफाई करिए, रीना झा, संजीव झा बैठने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, नीरज जी को उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेना है। गुलशन और उमा तैयार हैं, अजय जी को, कृष्णराम जी को, सुरेंद्र जी को रिलेशनशिप बना लेना अच्छा। रणधीर जी के साथ जाकिर जी को बना लेना है संबंध अच्छा। जिसके भी जो अपलाइन है, रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहिए। रिलेशनशिप में कौन सी, रिलेशनशिप कहता है कि एक ऐसा मिठाई है जो बगैर चीनी का मीठा होता है और जिससे शुगर भी नहीं होता है, ये ऐसा मिठाई है। रिलेशनशिप बनाने में एक दो चीज का ख्याल रखिए। अगेन, सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। माने कम बोलिएगा, ज्यादा सुनिएगा, तो ये एकदम माने 100% सब जगह अप्लाई करने होगा। उसकी प्रशंसा थोड़ा करना सीखिए, जेन्युइन प्रशंसा। और इसमें एक नियम है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ टू। मैंने एक बार चर्चा की थी भारत गया। लॉ ऑफ टू किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ टू बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि हम किसी के घर पर गए, हम बांका गए, विनय के यहाँ आरा गए, विनय के यहाँ एक बढ़िया लगा हुआ है टीवी। तो हम बोले कि अरे बड़ा अच्छा टीवी है। एक सामान्य प्रशंसा है जो हमने कर। लॉ ऑफ टू क्या कहता है, उसके बारे में दो जेन्युइन प्रश्न पूछे। अब हम विनय से पूछेंगे बड़ा अच्छा सीडी है, अब कहाँ से लाए हो? नंबर 2, कौन बताया कि ये टीवी एलसीडी बढ़िया लगता है? मैंने 2 प्रश्न पूछिएगा तो जेन्युइन लगे। अरुण जी के यहाँ जहानाबाद गए, उनका ऑफिस बहुत बढ़िया बना हुआ है, हम प्रशंसा करना चाहते हैं। एक तो ऐसी कहना, अरुण जी बड़ा बढ़िया चैम्बर हवा, जनरल हो गया। लेकिन उनसे पूछना, अच्छा ये आइडिया आपको कहाँ पे आया इस तरह का कागज? आपके सीसीटीवी में कलर्ड पिक्चर आ रहा है, ये कहाँ से आपको पता चला? दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ टू। ये रूल ऑफ टू का है। अब हम मान लीजिए कि फतेहपुर गए तो पल्लवी ने और परमानंद ने अपने क्वार्टर के पास बड़ा अच्छा पेपर ब्लॉक लगा दिया। प्राची का कहना ठीक है पेपर ब्लॉक लगा, लेकिन उसको ये बड़ा अच्छा बनाते हो, ये सुंदर लग रहा है, कौन बनाया, ये कहाँ से लाए? दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ टू। 2 जेन्युइन प्रश्न पूछना संबंध बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट। आप करके देखिए ना। हमको याद है राजीव जी गिरिडीह में रहते हैं, सुरेंद्र जी अजय जी के डाउनलाइन है, लेकिन उन्होंने फोन क्या कहा, सर फार्मूला हम अपनाए, इतना काम करता है। एक आदमी जो हम हमेशा बोलता था, हमेशा लड़के रहता था, बोलना कि थोड़ा क्या हो गया, तुम इतना बढ़िया से बतिया रहे हो। हमारा कोई बात नहीं मानता था, सर 1 घंटा बैठ कर मेरा सुना। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाई कर लिए, उसके साथ अच्छा से संबंध बना लिए। संबंध बनाने में एक और चीज, नाइट आउट बहुत पावरफुल टूल है। हम लोग सब लोग नाइट आउट के देन है। हमको याद है रात भर अलग जी के यहाँ बैठते थे, सील प्रियम के यहाँ रात भर बैठते थे, प्रदीप के यहाँ गप चलता था, कितना देर बैठ जाते थे। कभी राजीव मोहन साहब के यहाँ बैठ जाते थे रात में देर रात तक। कभी राजीव पूनम आ जाते थे 12 बजे रात में। सतीश के यहाँ तो बोध गया जाते, कितना देर तक बैठे रह जाते। प्राणवीर जी के यहाँ रात में लौटते समय बताए पिताजी को कि चिकन बना के रखिएगा, खाना खाते हैं।
खाना खाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उनके साथ बैठना इम्पोर्टेंट। तो नाइट आउट तैयार करना और इसी नाइट आउट के क्रम में उसको एक बड़ा विजन दे देना, क्योंकि जब तक उसके साथ रिलेशनशिप नहीं होगा आप विजन दे ही नहीं सकते। यू नीड टू गिव अ विजन बड़ा कि 5 साल में कहाँ जा सकते। तो ये दूसरा स्टेप हुआ। पहला स्टेप क्या हुआ? आइडेंटिफाई, दूसरा हुआ रिलेशनशिप और तीसरा लीडरशिप। धीरे धीरे उसको लीडरशिप देना, उसका एक डीपीआर बना, उसको सिखाइए। प्लान ऐसे दिखाता, इतना स्ट्रक्चर होगा, इतना ये होगा, इतना दिन में इतना पैसा आ सकता है। डीपीआर के माध्यम से 5 साल का उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दिया। और अगर आपने रिपोर्ट बना दिया तो धीरे 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 वो व्यक्ति चार्ज ले और उसके नीचे उतर के आप काम करते। दैट इज कॉल्ड टेस्ट ड्राइविंग। टेस्ट ड्राइविंग जो व्यक्ति अच्छा से किया, समझ लीजिए उसका तो कल्याण ही कल्याण है। जो व्यक्ति अच्छे से टेस्ट ड्राइविंग कर लिया उसका तो बिजनेस कभी हिलेगा ही नहीं। माने आप इसको ऐसे समझिए देहाती भाषा में कि अगर आप बोरिंग माने घर बना रहे हैं, पिलर डाल रहे हैं, पाइल फाउंडेशन, और एकदम नीचे नीचे जाके छड़ गिट्टी सीमेंट उसको धुरमुस किए जा रहे हैं, इतना धुरमुस कर रहे हैं, खाना एकदम बैठ गया है, तो इतना मजबूत पिलर पर आपका घर कभी हिलेगा नहीं। बिजनेस उसी का हिलता है जो टेस्ट ड्राइविंग नहीं करता है। और टेस्ट ड्राइविंग एकदम सेल्फलेस होना चाहिए। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, आपका अपलाइन अगर टेस्ट ड्राइविंग कर रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भाव आपको हो जाता है कि आपको, अब मान लीजिए कि अगर हम अलग जी के नीचे उतर करके काम करना शुरू किए, अलग जी के मन में आ जाए कि सर काय के लिए उतर के काम कर रहे, हम तो कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब आप टेस्ट ड्राइविंग के बात को समझ ही रहे, आपने उस प्रिंसिपल को ही फ्लॉप कर। इट इज ऑल अबाउट टेस्ट ड्राइविंग। ठीक है।